प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1887 में एक अधिवेशन, जो तीसरा अधिवेशन था, मद्रास में संपन्न हुआ था और इसमें कई सारे प्रतिनिधियों ने, लगभग 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता के लिए जो है बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जनवरी 22, 1947। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी 10वीं बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा अगर कोई निर्देश दिया गया है उसे किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए उच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है और साथ ही यह निर्देश दे सकता है। और इस संबंध में दिए गए निर्देश उपयुक्त विकल्पों में से किसी के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? जी ऑप्शन नंबर डी, गोइपोरिया कमेटी। दोस्तों अगर हम बात करें तो बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में एम.एन. गोइपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में गया? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों, दो सूचियां आपके समक्ष हैं, देश और राजधानियों के नाम आपके समक्ष दिए गए हैं, मिलान करके बताएं कि किस देश की राजधानी कौन सी है। जी दोस्तों अगर हम बात करें पेरू की तो पेरू देश की राजधानी का नाम है लीमा। जिम्बाब्वे की बात करें दोस्तों तो जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक है, हरारे। क्यूबा की बात करें दोस्तों तो क्यूबा की राजधानी का नाम है हवाना, कोड हो जाएगा 2। और लाओस की बात करें दोस्तों तो वियंताने जो है इसकी राजधानी का नाम है। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए ऑप्शंस में से 4, 1, 2, 3 जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? कौन सी फसल जो है सबसे कम समय में तैयार हो जाती है? दोस्तों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में जो न्यूनतम अवधि की फसल है वह ऑप्शन नंबर डी में दी गई है, मूंग। लगभग 60 दिनों में यह फसल जो है तैयार हो जाती है। और सबसे ज्यादा समय किसे लगता है दोस्तों? अरहर की फसल को लगभग 250 दिन से ज्यादा, लगभग 270 दिनों का समय लग जाता है अरहर की फसल करने को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति से संबंधित जितने ज्यादा से ज्यादा आप डेटा जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति थारू जनजाति जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है कई सारे प्रश्न हैं, जैसे दीपावली के दिन शोक मनाते हैं और इस प्रकार के कई सारे प्रश्न हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? दिए गए विकल्पों की अगर बात कर रहे हैं, जी दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के तहत 2 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, जो कि 220 मेगावाट विद्युत इकाई जो है उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी नरौरा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नांकित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें तो जीव मिल्खा सिंह जो है इनका संबंध एथलेटिक्स से नहीं है। किससे संबंध है? इनका संबंध हो जाएगा गोल्फ से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह सही सुमेलित नहीं है। कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, क्योंकि मिल्खा सिंह नामक एक मूवी आई थी जिसमें जो है मिल्खा सिंह धावक थे, मगर वह मिल्खा सिंह दूसरे हैं। यहां पर जीव मिल्खा सिंह की बात हो रही है। इनका संबंध एथलेटिक्स से ना होकर किससे है? गोल्फ से। इसके अलावा बाकी तीनों सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हैरी पॉटर नामक पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है? तो दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है कई बार, अब इसके आने की संभावना नहीं है, मगर फिर भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर ए J.K. रोलिंग हो जाएगा राइट ऑप्शन। लेखिका जो है वो J.K. रोलिंग हो जाएंगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जैनिकी प्रौद्योगिकी है। तो दोस्तों जैनिको जो है वो किस प्रकार की प्रौद्योगिकी से संबंधित है? जी बिल्कुल ठीक है। जैनिको प्रौद्योगिकी आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक के माध्यम से मां के गर्भ में स्थित शिशु में होने वाले विभिन्न विकार या रोगों की भी जानकारी प्राप्त कराता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो विचार करके बताएं दोस्तों, आयोडीन का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस हार्मोन से हो जाएगा? जी बिल्कुल ठीक है, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रांति के नाम आपके समक्ष और उससे संबंधित उत्पादन के सही मिलान करके दिए गए विकल्पों में से विचार करके बताएं कौन सही से सुमेलित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा किससे? कृषि में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। हरित क्रांति किससे? कृषि में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। इसके बाद दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किससे? तो नीली क्रांति का संबंध होता है दोस्तों मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से, जैसे झींगा मछली उत्पादन, इनसे। गुलाबी क्रांति की बात की जाए दोस्तों, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली जो क्रांति यह किससे संबंधित है? यह मत्स्य से के उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है। गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे? झींगा उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। और श्वेत क्रांति तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। तो यहां से तीसरा और चौथा जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, यंत्र का नाम और राशियां जो नापते हैं। तो विचार करके बताएं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा किससे संबंधित होगा? दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो जो हमारा एनीमोमीटर है यह किससे संबंधित है? यह वायु की गति को मापता है, संबंध हो जाएगा। एमीटर की बात करें दोस्तों तो विद्युत धारा को मापने का कार्य एमीमीटर के द्वारा किया जाता है। टेकोमीटर की बात करें दोस्तों तो घूर्णन की गति को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों टेकोमीटर का कोड क्या हो जाएगा? 341। और पायरोमीटर तो दोस्तों याद रखिएगा उच्च ताप को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं पायरोमीटर को। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन होगा इसमें 3412 हो जाएगा। एनीमोमीटर संबंधित हो जाएगा वायु की गति से, एमीटर विद्युत धारा से, टेकोमीटर हो जाएगा घूर्णन की गति से, और पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु जो है दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी दोस्तों कोरोना जो है वो घात करो और छिप जाओ वाला नहीं, कोरोना जो है वो घात भी करता है और आपके सामने बना भी रहता है। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है RSV वायरस जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जनरली ये छोटे बच्चों में 2 से 5-7 साल के बच्चों को होने वाला रोग है और यह कैसा विषाणु है? यह घात करके छिप जाने वाला, मतलब ये पकड़ में नहीं आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? जी फ्यूचर मेटल, बिल्कुल ठीक, टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों 2 सूचियां हैं आपके समक्ष, मिलान करना है हमें। तो एपीकल्चर का संबंध किससे होगा दोस्तों? बिल्कुल ठीक, मधुमक्खी पालन से संबंधित है हमारा एपीकल्चर। बात करें दोस्तों सिल्वीकल्चर का, तो सिल्वीकल्चर का संबंध हो जाएगा शहतूत के वृक्ष से, कोड हो जाएगा 4। विटीकल्चर की बात करें याद रखिएगा दोस्तों तो अंगूर की खेती से इसका संबंध हो जाएगा। और पीसीकल्चर तो यह मछलियों के पालन से संबंधित है, कोड हो जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा 3, 4, 1, 2। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपके समक्ष है और उसके समक्ष आपको तारीख दी गई है, विचार करके आपको बताना है कि कौन सी तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे सबसे पहले दे रखा दोस्तों विश्व एड्स दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व मानक दिवस की बात करें दोस्तों तो विश्व मानक दिवस जो है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, कोड हो जाएगा 2। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 1। और विश्व विकलांग दिवस तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा विश्व विकलांग दिवस, 3, 2, 1, 4। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों फूड को, हम खाने को, खाद्य पदार्थ जो है उनकी सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, सोडियम बेंजोइट। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों किस कौन कौन जो है वो सही से सुमेलित है। जी जेंटामाइसिन बिल्कुल ठीक है, यह एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एक्रीफ्लेविन की बात करें दोस्तों तो यह क्या है? यह पूर्तिरोधी, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें सल्फोनल की तो सल्फोनल क्या है? बिल्कुल ठीक है, यह एक निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। और फिनेसिटिन की बात करें दोस्तों तो यह एंटी पायरेटिक्स है, तो यह जो है सुमेलित नहीं है, इसके अलावा बाकी सब सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैदिक काल में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में यह पूछा गया है। जी ऑप्शन नंबर डी उपनिषद, तो उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों ऋग्वेद यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है, तो कई बार पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। और वेदों में अगर बात की जाए तो वेदों में मोक्ष की चर्चा नहीं की गई है, उपनिषद में चर्चा की गई है मोक्ष की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उद्देश्य दिया था? तो दोस्तों विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक, सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी